नमस्कार दोस्तों, त्रिवेणी सर्विसेज चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जो हमारा आज का वीडियो है, किसी भी एटीएम की साइट के लिए जो टीआईएस वर्क होता है, टोटल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ साइट, यानी साइट वर्क, साइट को रेडी करने के लिए जो काम किया जाता है उस पर आधारित है। आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से समझिए। इसमें आपको सारी जानकारी बहुत डिटेल में बताया गया है, जिससे आप इस वीडियो को देख करके अपने साइट को खुद से रेडी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप चाहे टाटा इंडिकेस का अगर साइट बनवाते हैं तो टाटा का जो कॉस्ट है वो 60,000 रुपये एक साइट का है। सो आप इस तरह से, जो कि आप अपने लोकल एरिया से भी इलेक्ट्रिकल वर्क, पेंटिंग वर्क, अर्थिंग वर्क और जो भी बेसिक छोटी छोटी रिक्वायरमेंट है उसको आप करके बहुत इजीली आप एटीएम की साइट रेडी कर सकते हैं। और जो कि टाटा इंडिकेस इस एटीएम साइट को डेवलप करने के लिए 60,000 रुपये चार्ज करती है, वो आप 20 से 30,000 रुपये में इजीली आप बनवा सकते हैं। बस आप इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से ध्यान से सोचिए, तब आप जा करके आप अपने लोकेशन को टाटा के स्टैंडर्ड में कैसे बनाना है उसको आप खुद ही कर सकते हैं। जिसमें जो आपका फर्स्ट ऑफ ऑल जो एटीएम की जो साइट है उसमें आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि आपको किस तरह से आपको एटीएम की साइट अपने डेवलप करना है। इसमें जो लेआउट प्लान है वो दो तरह का लेआउट प्लान है, जिसमें पहला है सिंगल रूम है। सिंगल रूम के अंदर ही सारा चीज़ अरेंजमेंट होता है। और दूसरे टाइप का लेआउट है जिसमें आपको जो सिंगल रूम नहीं है उसमें सिंगल रूम में पार्टीशन कर दिया जाता है। बैक साइड में सारा असेट होता है एटीएम से रिलेटेड। तो हम पहले आपका जो फर्स्ट लेआउट प्लान है सिंगल रूम का, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। इसमें जो एटीएम का फर्स्ट प्लान है, जिसमें आपको जो एटीएम की साइट जो आपकी है वो मिनिमम 5x8 होनी चाहिए। 5 फीट विड्थ और 8 फीट डेप्थ या फिर लेंथ होनी चाहिए। जो एटीएम उसके एटीएम आता है एनसीआर का एटीएम मशीन हो, चाहे अदर कंपनीज का, टाइबोर्ड का हो, चाहे जिस भी कंपनी का एटीएम मशीन हो, जो स्टैंडर्ड साइज होती है वो 21 इंच, यानी आपका 2 फुट आपका बारदन 2 फुट से थोड़ा कम, यानी 1.5 फीट आपका लगभग उसकी विड्थ होती है। और 3 फीट आपका एटीएम की डेप्थ होती है। और जो हाइट होती है एटीएम की वो होती है 4 फुट। और जो यूपीएस के कैबिनेट के स्टैंडर्ड साइज रखा जाता है वो 3 फुट लंबा, 3 फुट चौड़ा और 4 फीट ऊंचा रखा जाता है। और जो यूपीएस का कैबिनेट होता है वो जो मेन डोर होता है उसके डायगोनली रहता है। डोर है उसके डायगोनली यूपीएस का कैबिनेट रखा जाता है। और जो एटीएम रखा जाता है डोर के जस्ट सामने रखा जाता है। और जो आपका एटीएम से रिलेटेड असेट है, यानी इन्वर्टर, बैटरी, मॉडेम, वो सब आपका कैबिनेट के अंदर रहता है। वो प्रॉपरली लॉक रहता है, ताकि कोई भी कस्टमर या अनवांटेड पर्सन अगर एटीएम में आता है, आप वो एटीएम में हमेशा अवेलेबल नहीं रहते हैं, कैश लोडिंग करने के बाद अपने नेक्स्ट पर्पज के लिए चले जाते हैं, देन आपको कोई भी पर्सन आपको अनवांटेड एक्टिविटी करके आपका एटीएम को बंद नहीं करता है। सो इस तरह से आपका एटीएम का जो कैबिनेट है वो इस तरह से लॉक कर दिया जाता है। और जो हमने बताया कि एटीएम की कैबिनेट है उससे आपका 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। एटीएम की वॉल से भी आपका इस तरफ से वॉल से भी 1 फीट दूरी होनी चाहिए। पीछे से भी कोशिश करिए एटलीस्ट 6 इंच की दूरी रहे। और बात करें आपका जो पेंटिंग होती है रूम की, वो इस तरह से होती है। 4 फीट नीचे आपका ब्लू कलर का पेंट होता है। और ऊपर का जो भी हिस्सा आपके रूम का बचता है वो आपका क्रीम कलर से पेंट किया जाता है। अगर हम सेकंड लेआउट प्लान की बात करें तो सेकंड लेआउट प्लान जो होता है वो भी आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट 5 फीट होती है। और जो आपका डेप्थ होनी चाहिए वो 8 फीट होनी चाहिए। जो आपका स्टैंडर्ड एटीएम साइज होता है वो भी 21 इंच विड्थ होती है और 3 फुट डेप्थ होती है और 4 फीट आपकी ऊंचाई होती है। इस केस में इसमें आप क्या होता है कि जो एटीएम से रिलेटेड असेट है वो जो एटीएम रूम है उसके बैक साइड में बनाया जाता है। उसमें एक गेट दिया जाता है जिससे अंदर आप
बैक साइड लॉबी तैयार करते हैं। बैक साइड लॉबी में ही आप यूपीएस का कैबिनेट बना सकते हैं, अदरवाइज यूपीएस का कैबिनेट न बना करके भी आप कुछ इस तरह से टेबल वगैरह का अरेंज कर सकते हैं, जिसमें आप इन्वर्टर बैटरी और मॉडेम रख सकते हैं। और वो आपका जो गेट होता है वो उसको जो प्राइमरी गेट होता है उसके डायगोनली उसका आपका जो सेकेंडरी गेट होता है, जो कि बैक ऑफिस लॉबी में एंट्री किया जाता है, वो रखा जाता है। और जो एटीएम होता है वो आपका प्राइमरी जो गेट है उसके जस्ट सामने रखा जाता है। इसमें भी अगर बात करें कि जो यूपीएस की कैबिनेट की साइज़ होती है वहीं 3 फुट लेंथ, 3 फुट विड्थ और 4 फीट हाइट रखी जाती है अगर आप कैबिनेट बैक साइड बनाते हैं तो। अदरवाइज़ बिना बैक कैबिनेट का भी आपका काम चल सकता है। और जो बैक साइड लॉबी है उसकी स्टैंडर्ड साइज एटलीस्ट 3 फीट कम से कम होना चाहिए चौड़ा। और उस अगर आपके पास स्पेस है 10 फीट का, देन आप 5 बाई 5 में एटीएम रूम बनाइए और 5 बाई 5 में बैक साइड रूम बनाइए। अगर आपके पास 5 बाई 8 है तो 5 बाई 5 में एटीएम रूम और 5 बाई 3 में बैक साइड लॉबी बनाइए। और इसमें भी सेम जो बैक साइड लॉबी होता है उसके डोर की चाबी, इसके डोर की चाबी आपके पास रहती है। आप यूपीएस बैटरी सब कुछ इंजीनियर आता है तो आपको उस टाइम पे चाबी लेकर के आना पड़ेगा और सारा यूपीएस बैक साइड लॉबी खोलना पड़ेगा। और जो भी प्रॉब्लम होगी, मेंटेनेंस होगा, चाहे बैटरी का मेंटेनेंस हो, पीएम हो, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो, वो देन आपका बैटरी इन्वर्टर का वेंडर आता है, उसको पीएम करके जाता है, या फिर कोई डिफेक्ट रहता है तो उसको अटेंड करके जाता है। और जो इंजीनियर का इंजीनियर आता है तब फिर आपको वो एटीएम का रिपेयर सामने से ही करके, अगर सामने से अटेंड हो जाते तो वो डिफेक्ट अटेंड कर लेता है। अगेन इसमें भी आपका जो ब्लू कलर की पेंटिंग होती है वो आपका ग्राउंड फ्लोर से 4 फीट तक होती है। और आपका जो उसके ऊपर का एरिया है वो आपको पिंक क्रीम कलर से पेंट कर दिया जाता है। और जो एटीएम की आउटसाइड की जो वॉल है दोनों तरफ, उसको आपको ब्लू कलर से ही पेंट करना रहता है और वाइट कलर से उसको लेटर राइटिंग करवाना पड़ता है। इस तरह से हम आपको ये दिखाना चाहते हैं। सेकंड जो लेआउट प्लान है जिसमें बैक साइड लॉबी होती है, इसका रूम ये है। इस फोटो में हमने दिखाया है कि जो एटीएम है वो उसको बैक साइड लॉबी में इस तरह से अरेंज करके रखा गया है। बट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एटीएम को जो आपका प्लाईवुड में उसमें घुसा करके रखें। आपके पास अगर प्रॉपर स्पेस है, सामने 5 बाई 5 का स्पेस है, तो आप इसको प्रॉपर ब्लॉक कर सकते हैं और एटीएम इसके बाहर रख सकते हैं। ये केस उस केस में अडॉप्ट किया जाता है जब आपके जो एटीएम लॉबी है उसकी साइज कम होती है। देन अब हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वर्क या फिर अर्थिंग के बारे में। जो इलेक्ट्रिकल वर्क है उसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की ज़रूरत है, और आपको इलेक्ट्रिशियन को आप अच्छे से समझाएंगे तो वो बहुत इजीली इस काम को कर देगा और कोई भी प्रॉब्लम इन फ्यूचर में कोई भी इलेक्ट्रिकल फॉल्ट नहीं होगा। इसमें पहले जो आपका लैंडलॉर्ड है, आपका पहले से ही घर है जिसमें इलेक्ट्रिकल वायरिंग हुई है, तो सबसे पहले आपको जो एटीएम के लिए पावर सप्लाई देना है उसको मेंस पावर सप्लाई से 4 स्क्वायर mm का आपको वायर यूज करना है। उसमें आपके पास अगर मीटर लगाना चाहते हैं तो अलग से मीटर भी लगा सकते हैं, अदरवाइज आपको एक MCB बॉक्स लगाना पड़ेगा। उसमें आपको MCB बॉक्स में मीन्स से पावर सप्लाई जब MCB बॉक्स में आएगी, MCB बॉक्स में आपको 32 एम्पियर का 2 पोल का आइसोलेटर लगाना है, जिससे मेन सप्लाई से आपके एटीएम रूम की सप्लाई ज़रूरत पड़ने पे टोटली ऑफ किया जा सके। उसके बाद आपका 4 स्क्वायर mm से ही आपका डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में सप्लाई आएगी। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में आपको 4 15 एम्पियर के स्विच और सॉकेट यूज किए जाते हैं, जिसमें पहला 15 एम्पियर का जो स्विच और सॉकेट होता है उसको आपको 4 स्क्वायर mm से वायरिंग करना है। वो आपका यूपीएस और बैटरी के लिए, यूपीएस को चार्ज करने के लिए यूज किया जाएगा, या फिर बैटरी का चार्जर होगा उसमें बैटरी को चार्ज किया जाएगा। और बाकी जो 3 स्विच सॉकेट है वो 1.5 स्क्वायर mm से आप उसकी वायरिंग कर सकते हैं, जिसमें पहला 1.5 स्क्वायर mm का जो पॉइंट होगा वो आपका रूम की लाइट के लिए होगा। चूँकि ये सारी वायरिंग में अर्थिंग का पॉइंट रहता है, इसलिए आपका जो भी आपकी वायरिंग होगी 3 कोर की वायरिंग होगी।
फेज, न्यूट्रल और अर्थ। ये चूँकि सारा काम सिंगल फेज पे काम होता है, इसलिए इसमें 3 वायर होंगे, फेज, न्यूट्रल और अर्थ। जो कलर कोडिंग कॉम्बिनेशन है वो अर्थ के लिए आप ग्रीन कलर यूज करेंगे, और फेज के लिए लाल कलर यूज करेंगे, और न्यूट्रल के लिए ब्लू या ब्लैक कलर आप यूज कर सकते हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल हो। दूसरा जो पॉइंट होता है वो लॉबी रूम में फैन के लिए होता है, और लॉबी रूम के जस्ट आउटसाइड में एक एग्जॉस्ट फैन लगा रहता है, उसके लिए रहता है। उन दोनों का स्विच एक ही से रहता है जो कि रॉ पावर से रहता है। और जो चौथा पॉइंट होता है, सॉरी, उसमें भी आपका 3 कोर 1.5 स्क्वायर mm से वायरिंग होती है। वो साइन बोर्ड और लॉलीपॉप में जो लाइट लगी रहती है उसके लिए होता है। इस तरह से हमने समझ गया कि आपको सबसे पहले एक मेन पावर सप्लाई से आपको अगर सब मीटर की ज़रूरत है तो उसको लगाइए, अदरवाइज आप एमसीबी बॉक्स लगाइए। एमसीबी बॉक्स में 32 एम्पियर का डबल पोल का आइसोलेटर लगाइए। उसके बाद आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स है, यानी जो बोर्ड है, बोर्ड में 4 पिन आपका 15 एम्पियर का 5 पिन का 15 एम्पियर के 4 स्विच और सॉकेट यूज करने हैं। जो इसमें पहला स्विच और सॉकेट जो होगा आपका यूपीएस और बैटरी चार्ज करने के लिए यूज किया जाएगा। दूसरा स्विच और सॉकेट लॉबी रूम की लाइट के लिए यूज किया जाएगा। तीसरा स्विच और सॉकेट आपको एग्जॉस्ट फैन के लिए यूज किया जाएगा, और चौथा स्विच और सॉकेट आपका साइन बोर्ड की सप्लाई के लिए यूज किया जाता है। आशा है इस लाइन सिंगल डायग्राम से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि आपको इलेक्ट्रिकल वायरिंग किस तरह से कराना है। आप इस सिंगल डायग्राम को और अपने इलेक्ट्रिशियन को दिखा करके समझा सकते हैं कि आपको इस तरह से करना है, और कोई प्रॉब्लम होने पे आप इस नंबर पे दे करके कॉल करके आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं। और अब हम बात करते हैं कि जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड होगा वो किस तरह से आपको लगाना है। उसको अलग अलग तरह के डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड मार्केट में आते हैं जिसको आप लगा सकते हैं, जिसको हम फोटो के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि देखिए इसमें आपका डबल पोल आइसोलेटर इस तरह से लगा हुआ है, और 4 पिन आपका 15 एम्पियर का 4 पॉइंट स्विच और सॉकेट लगा हुआ है, जिसमें आप अलग अलग तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। और जैसे इस तरह से हमने ये दिखाया है कि पहले आप चाहें तो इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। एक एमसीबी बॉक्स के लिए एक डबल पोल आइसोलेटर लगाइए 32 एम्पियर का, देन उससे रॉ पावर 15 एम्पियर के 4 सॉकेट और स्विच लगा करके आप कर सकते हैं। और सेम आपको यूपीएस का आउटपुट के लिए भी, ये तो यूपीएस का इनपुट के लिए इस तरह से हो गया, जो यूपीएस का आउटपुट है, यूपीएस के आउटपुट में भी आपको एक 4 आपको सॉकेट और स्विच 15 एम्पियर के और लगाने होंगे, जिसका जो इनपुट पावर सप्लाई होगी वो होगी यूपीएस के आउटपुट से होगी। जो यूपीएस का आउटपुट होगा उसमें आपको एक आपके एटीएम के लिए सप्लाई चली जाएगी, दूसरा आपका मॉडेम के लिए सप्लाई चली जाएगी, और तीसरी सप्लाई आपकी इमरजेंसी लाइट के लिए चली जाएगी कि जिस समय रॉ पावर आपका अवेलेबल नहीं रहेगा उस समय आपको इस तरह से आप जब लाइट नहीं रहेंगी तो यूपीएस के थ्रू एटीएम और मॉडेम चलेगा, और यूपीएस के थ्रू आपको एक इमरजेंसी लाइट भी एटीएम रूम में चलेगा। इस तरह से आपको इलेक्ट्रिकल डायग्राम मैंने समझा दिया, इलेक्ट्रिकल वायरिंग कैसी करानी है, क्या क्या आपको इससे सीरीज ज़रूरत है, क्या रेटिंग है, वो हमने आपको अच्छी तरीके से समझा दिया। अब हम एक स्विच बोर्ड एक कंबाइंड दिखाना चाहते हैं, जिसमें कंबाइंड में आपका इनपुट यूपीएस का इनपुट पावर के लिए अलग इस तरह से अरेंजमेंट होता है स्विच सॉकेट का, और यूपीएस के आउटपुट के लिए इस तरह से स्विच सॉकेट का अरेंज होता है। इस तरह से भी मार्केट में प्रोडक्ट अवेलेबल है रेडीमेड, जिसमें आप ले आकर के विदाउट अपना कुछ माइंड लगाए हुए जस्ट मार्केट से खरीद करके लाइए और उसको कनेक्शन करके डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। अब हम बात करने वाले हैं जो आपका सारे जो एटीएम से रिलेटेड जो असेट हैं, एटीएम, वीसेट, इन्वर्टर, बैटरी, सारा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, और उसमें
सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के प्रोटेक्शन के लिए अर्थिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत प्रॉपरली अर्थिंग कराइए आप। अगर अर्थिंग अच्छे से कराते हैं तभी आपका सारा इक्विपमेंट सुरक्षित है, क्योंकि अगर कोई भी लाइटिंग सर्ज हुआ या फिर कोई भी शॉर्ट सर्किट हुआ या फिर कोई भी फॉल्ट हुआ तो अर्थिंग प्रॉपर रहेगी तो उस केस में आपका इक्विपमेंट सुरक्षित रहेगा। अदरवाइज़ कोई भी इक्विपमेंट फेल होने पे आपको ही आपका एटीएम डिस्टर्ब रहेगा और आपको कॉल लॉक करके आपको इंजीनियर को, एनसीआर के इंजीनियर को या फिर बैटरी इन्वर्टर के इंजीनियर को बुला करके अपना साइट का डिफेक्ट अटेंड कराना रहेगा। तब तक आपकी जो साइट है एटीएम साइट वो डाउन रहेगी, एटीएम बंद रहेगा। देन आप इस अर्थिंग प्रोसेस को अच्छे से समझ लीजिए। आप अपने इलेक्ट्रिशियन को अर्थिंग का जो प्रोसेस है उसको अच्छे से समझा दीजिए ताकि वो अच्छे से अर्थिंग करे। और जो अर्थ और न्यूट्रल के बीच में अच्छे से अर्थिंग होती है तो उसकी रीडिंग हमेशा 3 वोल्ट से कम होती है। तो हम आपको बताना चाहते हैं जो अर्थिंग होती है वो 2 प्रकार से होती है। एक जीआई अर्थिंग होती है, एक कॉपर प्लेट से अर्थिंग होती है। जो जीआई अर्थिंग होती है वो जीआई अर्थिंग कराने के लिए आपको जो आपको ग्राउंड लेवल से 3 मीटर मीन्स 9 से 10 फीट तक आपको एक डेप्थ का एक आपको गड्ढा बनाना पड़ता है। इस तरह से ये ग्राउंड लेवल हो गया। ग्राउंड लेवल से आपको इस तरह से टोटल 3 मीटर का एक गड्ढा बनाना पड़ता है। गड्ढा बनाने के बाद आप उसमें इस तरह से जीआई का, अगर जीआई की वायरिंग कराते हैं तो जीआई का प्लेट डालते हैं। जो जीआई का प्लेट की साइज़ होती है 600 × 600 mm 600 × 600 mm लेंथ और विड्थ की प्लेट होती है, जिसकी जो मोटाई होती है वो 8.3 mm होती है जीआई प्लेट की। और जीआई प्लेट डालने के बाद आपको चारों तरफ से चारकोल वहाँ पर डाल देना पड़ता है। चारकोल डालने के बाद आपको उसको आपको ये इस तरह से ये आपका जो जीआई वायर होता है उसको जो इस आप यहाँ पे जो जीआई या कॉपर वायर होता है वो इस तरह से प्लेट से कनेक्ट करके यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है। और जो आपका अर्थिंग है, अर्थिंग में आपको प्रॉपर अर्थिंग प्लेट तक पानी डालने के लिए आपको एक फनल बनानी पड़ती है। फनल बनाने के बाद उसको एक अर्थ का चैम्बर बनाना पड़ता है। जो चैम्बर बनाया जाता है वो इस तरह से बनाया जाता है कि ज़रूरत पड़ने पे उसमें पानी डाला जा सके। तो सेम आपके अगर से आपके यहाँ जो लैंड है उसमें मॉइस्चर रहती है, नमी मेंटेन रहती है तो आप जीआई वायर का यूज करिए। अदरवाइज अगर मॉइस्चर नहीं रहता है तो आप कॉपर वायर का यूज करिए। जो कॉपर वायर है उसमें जो प्लेट है, प्लेट की साइज आपका 600 × 600 mm ही होती है। बस डिफरेंस क्या होता है, जो प्लेट होती है उसकी थिकनेस होती है, कॉपर वाले की थिकनेस कम होती है, 3.25 होता है। देन सेम वही प्रोसेस है कि आपका जो कॉपर प्लेट है वहाँ उसमें से एक रॉड निकलती है जो कि कॉपर प्लेट से कनेक्ट रहती है या फिर जीआई प्लेट से कनेक्ट रहती है। और ये जहाँ पे जीआई प्लेट या कॉपर प्लेट रखी जाती है उसके तरफ चारों तरफ चारकोल डाल दिया जाता है। चारकोल डालने के बाद एक पाइप से एक फनल कनेक्ट करके अर्थ पिट से कनेक्ट किया जाता है, जिससे जरूरत पड़ने पे अर्थिंग कम होने पे आपका अर्थिंग प्रॉपर अगर नहीं आ रही थी आप उसमें पानी डाल करके उसको अर्थिंग वैल्यू को मेंटेन कर सकते हैं। इस तरह से आपको अर्थिंग आपको कराना है। अगर अर्थिंग आप कराने में करा पाते हैं इजली तो वेल एंड गुड। अदरवाइज आप अर्थिंग नहीं करा पाते तो आपके पास एक विकल्प है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का। आइसोलेशन ट्रांसफार्मर जिसको शॉर्ट फॉर्म में आईटी बोलते हैं, आईटी की कॉस्ट वो क्या होती है 3000 रुपये होती है। अगर आप अर्थिंग कराने में नहीं सक्षम है तो आप हमें बता सकते हैं। जो हमारे द्वारा जो भी साइट लगाई जाएगी उसमें हम जो सिक्योरिटी अमाउंट आप 2 लाख रुपये टाटा इंडिकेस के टीम के लगाते हैं उसमें हम 3000 रुपये आपका डिडक्ट होगा, उसको हम मेल कर देंगे तो आपके लोकेशन पे
आईटी ट्रांसफार्मर आ जाएगा और सिक्योरिटी माउंट से जब भी ज़रूरत साइट सरेंडर होगी 3000 रुपये आईटी ट्रांसफार्मर का कट जाएगा। और या फिर आईटीएम सरेंडर होने पे आप आईटी ट्रांसफार्मर अच्छे से कंडीशन में रहता है तो वो आईटी ट्रांसफार्मर आपको रिटर्न होने पे वो 3000 रुपये भी रिफ़ंड कर दिया जाएगा। इस तरह से आप हमने अच्छे से जो अर्थिंग का सिस्टम है उसको समझाया। अब हम बताना चाहते हैं जो अर्थिंग पिट है उसकी जो कवरिंग होती है वो इस तरह से अर्थ पिट को एमएस प्लेट की लीड से इस तरह से कवर कर दिया जाता है, या फिर अर्थ पिट को इस तरह से भी कवर किया जा सकता कर दिया जाता है ताकि ज़रूरत पड़ने पे उसके अर्थ को कवर को हटा करके उसमें पानी को ज़रूरत पड़ने पे डाला जा सके। ये इस तरह से जो गड्ढा खना गया है अर्थिंग के लिए वो हम यहाँ से इस पिक्चर के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि इस तरह से आपकी अर्थिंग का अरेंजमेंट किया जाता है। अब हम बात करने के चाह रहे हैं जो आइडियल वोल्टेज रीडिंग। चूँकि आप इलेक्ट्रिकल वायरिंग और अर्थिंग आप खुद अपने लोकेशन पे कराते हैं तो आपको ये 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीडिंग आपको शेयर करना पड़ता है एनसीआर इंजीनियर की विजिट से पहले। जो पहला आपका रीडिंग है वो फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज है। वो आपका फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज है, वो फेस टू न्यूट्रल वोल्टेज आपका 220 से 230 वोल्ट के बीच में होना चाहिए। जो अर्थ प्रॉपर रहेगा, अर्थ और जो फेज है उसके बीच का भी वोल्टेज 220 से 230 के बीच होना चाहिए। जो आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल से अर्थ का वोल्टेज भी आपको 2 वोल्ट से कम होना चाहिए, तभी वो अर्थिंग अच्छे से समझी जाएगी, अर्थिंग प्रॉपरली हुई है। तो ये रीडिंग आपको शेयर करना पड़ता है, उसके बाद ही आपका एनसीआर के इंजीनियर आपके लोकेशन पे विजिट के लिए जाता है। अब हम आप बात करने जा रहे हैं एटीएम लॉबी की पेंटिंग और लेटर राइटिंग कैसे किया जाता है। जो एटीएम लॉबी का पेंटिंग किया जाता है वो एटीएम लॉबी की आउटसाइड की पेंटिंग इस तरह से किया जाता है कि जिसमें आपको ब्लू कलर से दोनों साइड में पेंट कराना पड़ता है, उसको वाइट कलर से एटीएम लिखवाना पड़ता है दोनों साइड। और ब्रांडिंग जो किया जाता है वो एटीएम रूम के जस्ट ऊपर किया जाता है, और यहाँ पे आपका एग्जॉस्ट फैन रहता है एटीएम रूम का। तो इस तरह से आप काम कराएं कि यहाँ पे एग्जॉस्ट फैन लगाया जा सके। और हम बात करने वाले हैं आपका इनसाइड की पेंटिंग जो होती है वो इस तरह से होती है कि 4 फीट ग्राउंड से लेकर के 4 फीट तक आपका पेंटिंग किया जाता है, ब्लू कलर से पेंट किया जाता है, और आपका क्रीम कलर से एबव 4 फीट के ऊपर की चीज़ें वो आपका क्रीम कलर से पेंट किया जाता है। अब हम इसमें ये दिखाना चाहते हैं कि जो आपका कैबिनेट होता है, कैबिनेट में वेंटिलेशन के लिए प्रॉपर नेट लगी होनी चाहिए जिससे उसका कैबिनेट का वेंटिलेशन प्रॉपर हो, और आपका जो यूपीएस बैटरी रखा गया है उसकी हीट हो वो बाहर इजीली निकल पाए। अब हम जो पेंटिंग डिफिशियंसी है, जो आपको चूँकि पेंटिंग वगैरह सब अपने साइड पे खुद ही कराते हैं, देन हम पेंटिंग डिफिशियंसी के बारे में बताना चाहते हैं कि आइडियल वॉल पेंटिंग जो होती है वो इस तरह से दिखाई देती है, इस तरह से होती है। जब आप इसमें हम दिखाना चाहते हैं कि आपने थोड़ा सा अगर आप अच्छे से पेंटिंग नहीं कराएंगे तो इस तरह से पेंटिंग इस तरह से शो होगी पेंट। अगर वही चीज़ आप और भी ख़राब कंडीशन में पेंट कराते हैं, सिंगल कोट कराएंगे केवल पेंट का, और देन आपके ब्रश मार्क वगैरह सब दिखते रहते हैं, तो कोशिश यही करिए कि आप इससे बेटर ये आपका सबसे बेस्ट है पेंटिंग का तरीका कि पेंटिंग करने के बाद फिनिशिंग ऐसी आनी चाहिए आपके एटीएम रूम की। अब जो डस्टबिन होता है उसका स्टैंडर्ड हम दिखाना चाहते हैं। एमएस का ब्लैक कलर का आपके पास ऑयल पेंटेड एक डस्टबिन होना चाहिए जिसमें एटीएम से जो वेस्ट पेपर रोल निकलता है वो आपको कस्टमर इसमें डालते हैं। इसकी जो इस तरह से इसका 2 फीट आपका ऊंचा होता है और 16 से 18 इंच डायमीटर होता है। डस्टबिन में इस तरह से आपके पास डस्टबिन होना चाहिए। अब हम जो वी सेट होता है, वी सेट का जो इंस्टॉलेशन किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। वी सेट का इंस्टॉलेशन इंजीनियर के द्वारा किया जाता है, लेकिन स्पेस आपको अपने लोकेशन पे लैंडलॉर्ड को खुद प्रोवाइड करनी पड़ती है। जो वी सेट का लोकेशन होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए प्रॉपरली कि
जिसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, पानी के कोई किसी पेड़ या फिर किसी भी चीज़ का छाया नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका नेटवर्क इशू होता है। जो इंस्टॉलेशन वीसेट का होगा वो इंजीनियर जब वीसेट का आपके लोकेशन पर आएगा करने के लिए, तो उसको वीसेट का जो इंस्टॉलेशन है इस तरह से कराइए, या तो वो आपका कंक्रीट से उसको प्रॉपर्ली इस तरह से माउंट करेंगे। अदरवाइज़ क्या कहते हैं कि आपको जो ये इतने हैवी साइज के ब्रिक्स से उसका जो बेस है उसको उसके ऊपर रख दिया जाएगा ताकि वो हिलने का चांस न रहे। और सबसे प्रॉपर वे तो कंक्रीटिंग होती है कि प्रॉपर कंक्रीटिंग कर दिया जाए। अदरवाइज़ दूसरा विकल्प न होने पे इस तरह से भी लोग लगाते हैं। और इसमें नेट का प्रोविज़न टाटा की तरफ से नहीं किया गया है। आप आयरन की अगर इसके चारों तरफ नेट लगा देते हैं तो वो ज़्यादा सेफ़ होता है। वो नेट तब लगाया जाता है जब आपके एरिया में मंकी, बंदर या फिर कुत्ते या इस तरह से कोई अनवांटेड एक्टिविटी होने का चांस है या बच्चे टच होने का चांस रहता है। देन आप आयरन की नेट से इसको पूरा कवर कर दें ताकि कोई भी अनवांटेड एक्टिविटी ना हो, तो आपका नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये मॉडेम का इंस्टॉलेशन इस तरह से आपको किया जाता है बेटर। ये आपका मॉडेम है, मॉडेम का फिगर हम आपको यहाँ पे दिखा रहे हैं। हम जो वीसेट का नेटवर्क का लॉस होता है वो इस तरह से होता है जब आप इंस्टॉलेशन इस तरह से करा देते हैं, पेड़ के आसपास करा देते हैं, पेड़ के बैक साइड करा देते हैं, तब इस तरह से नेटवर्क का लॉस होता है। तो आशा करते हैं कि आपने हमारे वीडियो को बहुत ध्यानपूर्वक सुना और समझा होगा। टाटा इंडिकेस के एज ए मास्टर फ्रेंचाइजी आप हमसे टाटा इंडिकेस का ATM लगवा सकते हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी अमाउंट 2 लाख रुपए है। और आप टाटा इंडिकेस का ATM लगवाने के लिए इन नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। NSDL पेमेंट बैंक की CSP लेने के लिए आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और रोनेट की CSP लेने के लिए NSDL बैंक अकाउंट ओपनिंग सर्विस के साथ आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं और इस email ID पे मेल भी कर सकते हैं। Please like and subscribe my channel for my latest video. Thank you for watching my video. Thank you.